आए। संक्रमण अधिकतर जगह पर कम होने से हॉटस्पॉट के क्षेत्र लगभग वही हैं, कम नहीं हुए हैं। आज कंटेनमेंट के क्षेत्र कुछ कम हुए हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से लागू किया जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार कार्यरत है और ये प्राथमिकता में है कि उद्योगों को पूर्ववत पूरी तरह से चालू हों, बल्कि उनको और सहायता देकर पूरी कैपेसिटी में चलाया जाए। इसके अलावा नए उद्यम भी स्थापित करने के लिए सभी उद्यमियों की मदद की जाए। जो भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर पैकेज है, उसके अंतर्गत 4,37,000 इकाइयों को 10,847 करोड़ रुपए का वितरण हो चुका है। प्रदेश में नई उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया में बैंकों से समन्वय करके लगभग 5,96,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 15,925 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरण हो चुका है। केवल एमएसएमई के माध्यम से ही लगभग 25 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। अभी हाल में नीति आयोग द्वारा अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो संक्रमण बढ़ रहा है उसके बारे में चिंता व्यक्त की गई है। परंतु उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास की सराहना की है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में विशेष प्रयास करके संक्रमण पर नियंत्रण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार किसानों से धान की प्रक्रिया को तेज किया हुआ है और अब तक 90 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल इसी समय केवल 40 लाख क्विंटल धान खरीदा गया था। लगभग पिछले साल से दुगना धान खरीदा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं धान क्रय का निरीक्षण भी करते रहें। धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण अपने से और अपने अधीनस्थ अधिकारियों से लगातार कराते रहें, ताकि किसानों को कहीं पर भी किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य प्राप्त हो और उनका भुगतान समय से उनके खाते में किया जाए। धान के साथ साथ प्रदेश सरकार मक्का की खरीद भी कर रही है और अभी तक लगभग 61,800 क्विंटल मक्का भी खरीदा गया है। प्रदेश सरकार किसानों को जागरूक भी कर रही है कि बेहतर पराली प्रबंधन करें। कुछ जनपदों में नए प्रयोग हुए हैं, जिनमें कि किसानों को गौशालाओं से जोड़ा गया है कि अगर वो एक ट्रॉली पराली लेकर आएँ तो उनको एक ट्रॉली गोबर की खाद निःशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा भी कृषि विभाग द्वारा पराली से को डील करने के लिए यंत्र है, उन पे अनुदान दिया जा रहा है। किसान भाई उन यंत्रों को अनुदान पर लेकर उनका उपयोग कर सकते हैं। उनको पराली को खेत में ही कंपोस्टिंग करने का तरीका कृषि विभाग समझा रहा है सबसे। तो किसानों को पराली के बेहतर प्रबंधन के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जागरूक किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जौनपुर से सुशील तिवारी संवाददाता जुड़ रहे हैं और साजिश सैफी ब्यूरो चीफ लगातार बुलंदशहर से बने हुए हैं। सबसे पहले जौनपुर से सुशील, मैं आपके पास आ रही हूँ। कितने वोटों से लकी सिंह की जीत हुई है, क्योंकि धनंजय सिंह को लगातार वो पछाड़ रहे थे, पहले 2,936 वोटों से आगे चल रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ जो है मल्हनी विधानसभा में चल रही जो मतगणना अब समाप्त हो गई है। यहाँ पे लगभग अभी आधिकारिक घोषणा जो है बाकी है, लेकिन अगर वही बताया जाए तो लकी यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, लगभग 45 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि जिस तरह से लकी यादव और धनंजय सिंह में लगातार कांटे की टक्कर चलती रही, तो इसमें समाजवादी पार्टी के लकी यादव बाजी मारने में सफल रहे हैं। तो अगर कहा जाए तो वही समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक जिनका निधन हो गया पारसनाथ यादव जी, लकी यादव के पिताजी हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने पिताजी की एक बार फिर से कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए हैं। जी साजिद, क्या समझा जाए कि जिन सीटों पर बीजेपी काबिज थी वही सीटें बीजेपी के हाथ लगी हैं और समाजवादी पार्टी एक सीट पर आगे थी, पहले उसी पर कब्जा था, वो सीट फिर से हथियाली है, कोई चेंजेस नहीं है?
कह सकते हैं वंदना कि जिस तरह से बीजेपी अपने नीतियों को लेकर जानी जाती है, जो विधायक वो खो देती है उस परिवार से प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर किसी न किसी को उतारा जाता है, तो जो सहानुभूति है जनता की एक तो वो पार्टी को मिल जाती है। उसके अलावा जैसे कि राज्य के अंदर सरकार, अगर यूपी की हम बात करते हैं तो यूपी में सरकार भाजपा की है। तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद बुलंदशहर भी सदर विधानसभा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आए थे, जनसभा को संबोधित किया गया। एक तो भाजपा छोटे से छोटा और बड़े से बड़े चुनाव को बेहद जिम्मेदारी से लड़ती है। अपने प्रत्याशी के लिए तमाम जो ताकत है वो झोंकी जाती है, जन जन तक जो योजनाएं हैं वो पहुंचाई जाती है, उनके बारे में जानकारी पहुंचाई जाती है और वोट के लिए नुक्कड़ सभा की जाती है। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा जो भाजपा का नेता होता है वो जनसंपर्क करता नजर आता है। अन्य दलों की अगर बात करें, कुछ अन्य दल के बड़े नेता या तो ट्विटर पे एक्टिव दिखाई देते हैं। अगर जमीन पर उतरने की बात करें तो कोई जनसभा बड़े नेता की ओर से ऐसी नहीं की जाती है जिससे वो मतदाताओं को थोड़ा भी लुभा सके। उसके अलावा उपचुनाव में जो पहले विधायक रहे हैं, जिन विधायकों को खो देने के बाद यहाँ चुनाव लड़े जा रहे हैं और प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, तो उन्हीं के परिवार से ताल्लुक रखने वाले ये लोग हैं, तो कहा यह जा सकता है कि भाजपा को इन तमाम चीजों का फायदा कहीं ना कहीं मिलता दिख रहा है। आधिकारिक घोषणा होना अभी बुलंदशहर में भी बाकी है, लेकिन 24 राउंड हो चुके हैं, यानी 4 राउंड। ठीक है, आप साथ बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नौगावा सादात सीट पर बीजेपी की जीत हो गई, यानी संगीता चौहान यहां से जीत हासिल कर चुकी हैं। यहां पर भी पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। जहां जौनपुर की मलनी सीट पर समाजवादी पार्टी के लकी यादव ने जीत हासिल की है, तो वहीं नौगावा सादात सीट पर बीजेपी जीत चुकी है। संगीता चौहान ने जावेद को हरा दिया है। जावेद आब्दी को संगीता चौहान पछाड़ चुकी हैं और यहां पर जीत हासिल कर ली है। कब्जा जमा दिया है नौगावा सादात सीट पर, जहां शुरुआत में कड़ी टक्कर नजर आ रही थी, वहां अब नौगावा सादात सीट पर जीत हासिल कर चुकी हैं संगीता चौहान। चेतन चौहान जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। उनकी पत्नी संगीता चौहान को यहां से प्रत्याशी बनाया गया था और अब जीत हासिल कर चुकी हैं संगीता चौहान। जावेद आब्दी को उन्होंने पछाड़ दिया है और बीजेपी के खाते में एक और सीट पहुंच चुकी है। साजिद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। साजिद, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, एक संवेदनशील जो वोटर्स होता है वो भावनात्मक रूप से भी वोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेतन चौहान जी का निधन हुआ, उसके बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, इसीलिए उनकी जीत हुई है। बिल्कुल ठीक कहा वंदना आपने। भावनात्मक मामला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करते हैं तो मतदाता भावनाओं से अपने नेता से जुड़ा होता है। वो चाहता है कि जो मेरा नेता हो वो कल विधानसभा जाए और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो मूल समस्याएं हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उन्हें विधानसभा में उठाए। इसके अलावा जैसे दिवंगत विधायक वीरेंद्र सिंह सोही सदर सीट पर बुलंदशहर में विधायक थे, उनका कार्यकाल 3 साल रहा। एक लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया। तो दिवंगत विधायक है, जनता को उन्हें खो देने का कहीं ना कहीं गम था और उन्हीं के परिवार से जब उनकी पत्नी को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया तो जो काम अधूरे दिवंगत विधायक से छूट गए थे, जनता कहीं ना कहीं चाहती है, इसीलिए जनमत में मिला है कि वो कार्य किसी तरह पूरे किए जा सके। अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो भले ही अभी जीत साबित बुलंदशहर सदर सीट पे ना हो, लेकिन 4 राउंड सिर्फ रह गए हैं जिनकी गिनती अभी होनी है, काउंटिंग अभी होनी है। लेकिन ये जो फासला है ये इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चला है कि इसे छू पाना थोड़ा मुश्किल जरूर नजर आता है। सुशील, क्या लगता है कि विपक्ष ने उतनी फाइट इस उपचुनाव में नहीं की जितने आक्रामक तेवर ट्विटर पर नजर आ रहे थे, सोशल मीडिया पर आक्रामक नजर आ रहे थे? क्योंकि सेमीफाइनल तो विपक्ष ही बता रहा था इन उपचुनावों को। उनको लग रहा था कि सरकार के खिलाफ लोगों की जो नाराजगी है वो वोट में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं जो जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहे थे सेमीफाइनल है, तो वहीं देखा जाए तो लगभग 6 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई हैं। एक सीट जो जौनपुर की मल्ली सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई। तो कहीं न कहीं जो सेमीफाइनल की लोग बात कर रहे थे तो वो जो है विपक्ष उसको साधने में कहीं न कहीं बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम रहा। और वहीं देखा जाए तो जो है योगी के आदित्यनाथ लगातार कामों को लेकर के जो सीटें हैं वो 6 सीटें जो है भाजपा ने मारा है। तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी की देखा जाए कि मल्ली की सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा यहाँ रहा है, तो यहाँ समाजवादी पार्टी का ही दबदबा इसमें कायम है। समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव इस समय चुनाव जीत गए हैं। जी ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटूंगा। छोटा सा ब्रेक।
बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लगातार नतीजों पर हमारी नजर है। देवरिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई है, यानी 3 सीटों पर तस्वीर क्लियर हो गई है। अमरोहा की नौगावा सादात सीट बीजेपी के कब्जे में आ गई है। देवरिया सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्य प्रकाश मणि जीत चुके हैं। ये महासंग्राम है उपचुनाव का। 7 सीटों पर आज नतीजे सामने आ रहे हैं और 3 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। देवरिया सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। अमरोहा की नौगावा सादात सीट पर संगीता चौहान जीत गई है भारतीय जनता पार्टी से। तो वहीं जौनपुर की मल्हानी सीट पर लकी यादव जीते हैं, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे। यानी 3 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। 7 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं और देवरिया सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई है। कितने वोटों से जीते हैं वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो देवरिया में बीजेपी के सत्य प्रकाश मणि बाजी मार चुके हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटें एकदम क्लियर पहुंच चुकी हैं, जीत हासिल हो चुकी है। बुलंदशहर की सीट पर उषा सिरोही लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वहां से भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। तो 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें एकदम तय मानी जा रही हैं। 2 सीटों पर तस्वीर बीजेपी की साफ हो चुकी है, जिनमें देवरिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। तो वहीं अमरोहा की नौगावा सादात सीट से संगीता चौहान भी जीत हासिल कर चुकी हैं, जहां शुरुआती रुझान में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही थी। अमरोहा से आसिफ संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, संगीता चौहान बाजी मार चुकी हैं, तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। क्या माना जाए, भावनात्मक वोट मिले हैं या चेतन चौहान जी ने जो काम किया उस पर जनता ने वोट किया है? देखिए, आपको बता दें कि नौगांव विधानसभा से जो प्रत्याशी थे, 14 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें जो है भाजपा और समाजवादी के बीच में जो है कड़ी टक्कर रही। हालांकि 9 राउंड तक जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है आगे रहे, लेकिन 9 उसके राउंड के बाद में जो है भाजपा की प्रत्याशी संगीता चौहान लगातार बढ़त बनाती गई और उन्होंने जो है जीत लगभग तय कर ली है।
उनका कहना है कि जो मोदी और जो योगी फैक्टर है वो चला है और जनता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जिताया है। जी साजिद के पास में जा रही हूँ। साजिद, देवरिया की सीट पर भी तस्वीर साफ हो चुकी है, बीजेपी ने बढ़त बना ली है, जीत हो गई है। देखिए वंदना, जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से 2022 का सेमीफाइनल। बिल्कुल साजिद, मैं 1 मिनट आऊंगी आपके पास। टूंडला सीट पर भी बीजेपी जीत चुकी है। ये 2 सीटें देवरिया की थी, एक सदर और टूंडला, दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। यानी देवरिया की सीटें बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं। प्रेमपाल सिंह धनगर जीते हैं, टूंडला से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। टूंडला में भी बीजेपी की जीत हो गई है, यानी देवरिया सदर और टूंडला में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। बाजी मार ली है भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ पर कुल 6 सीटें बीजेपी के कब्जे में होती हुई साफ साफ नजर आ रही हैं। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव जीत चुके हैं, जो जौनपुर के मल्हनी सीट से जीते हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह को वहां से हरा दिया है। साजिद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। साजिद, देवरिया की दोनों सीटों पर तस्वीर साफ हो गई, टूंडला सदर दोनों बीजेपी के कब्जे में। वही मैं कह रहा हूँ वंदना, जिस तरीके से लगातार विपक्षी दलों के नेता इसे 2022 का सेमीफाइनल मान रहे हैं, ऐसे में रुझान जो है लगातार नतीजों में बदल रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद तो जो विपक्षी दल के नेता है उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बिल्कुल, लगातार इसे सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। अगर एक सीट को हम छोड़ देते हैं तो बाकी जो सीटें हैं उन पर भाजपा का ही वापस कब्जा होता दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर जो रुझान है वो नतीजों में बदल गए हैं। कई सीटों पर जो रुझान है वो इतने बढ़े हुए हैं, जो फासला है वो इतना बढ़ा हुआ है कि अगर अब जो राउंड बाकी बचे हैं वो राउंड पूरे भी हो जाएंगे तो उस जीत को, उस फासले को खत्म कर पाना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल। तो जो विपक्षी दल है उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है और यहाँ यह भी कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें सीखने की भी जरूरत है। जो संगठन, जो भाजपा का संगठन जिस मुस्तैदी से, जिस ईमानदारी से, जिस निष्ठा से अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने के बाद चुनाव लड़ाता है, जन जन तक अपनी साजिद, एक और बात गौर करने वाली है कि कहीं ना कहीं फाइट देने की कोशिश बीएसपी या समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई, लेकिन कांग्रेस ने क्या वाकई पूरा सरेंडर कर दिया था, चैप्टर क्लोज हो गया? देखिए, यहाँ अगर हम समाजवादी की बात करते हैं, बुलंदशहर की बात करूंगा मैं। हाँ। बुलंदशहर में समाजवादी और रालोद का गठबंधन का प्रत्याशी प्रवीण तेवतिया जो नल के चिन्ह पर चुनावी मैदान में थे, वो तो मैदान छोड़कर चले गए क्योंकि मतगणना पूरी भी नहीं हुई, उससे पहले ही वो हार मान चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस की भी बात अगर हम करें तो कांग्रेस और समाजवादी और जो राष्ट्रीय लोक दल है, ये तमाम वो बड़े दल थे जिनके प्रत्याशियों को जो राजनीतिक पंडित थे वो देख रहे थे कि तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर, अगर पहले और तीसरे पर भाजपा और बीएसपी होती है तो तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर ये वो दल होंगे जो बड़े दल हैं और इनके प्रत्याशी। ठीक है साजिद, आऊंगे आपके पास। बांगरमऊ में भी बीजेपी की जीत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उन्नाव की बांगरमऊ सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। यानी जो रुझान सामने आ रहे थे वो नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। बीजेपी के श्रीकांत कटियार ने यहां भी जीत दर्ज कर ली है। यानी उन्नाव के बांगरमऊ सीट पर भी बीजेपी के प्रत्याशी श्रीकांत कटियार जीत चुके हैं। ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा चुकी है। 6 सीटों पर बीजेपी लगातार कब्जा जमाए हुए है। 6 सीटें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। उपचुनाव हुआ क्योंकि कई सीटों पर विधायकों की दुखद मृत्यु हो गई, उसके बाद ये उपचुनाव हुए सीटें खाली होने के बाद, और अब नतीजे भी यही बता रहे हैं कि बीजेपी का जहां जहां दबदबा था वो दबदबा बरकरार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बरकरार है और लोगों ने सरकार की नीतियों पर, बीजेपी के काम पर भरोसा किया है और इसीलिए ये वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। साजिद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। साजिद, अब उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी तस्वीर साफ हो चुकी है, बीजेपी के खाते में ये सीट भी चली गई है। हालांकि कुलदीप सेंगर को लेकर विपक्ष ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन शायद वो काम नहीं आया। देखिए वंदना, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने आपको बताया था कि तीसरे, चौथे और 5वें नंबर के प्रत्याशी इन तमाम बड़े दलों के नेताओं को माना जा रहा था, लेकिन नई पार्टी जिसकी शुरुआत भी बुलंदशहर सदर विधानसभा से होती है, आजाद समाज पार्टी का यह जिक्र करना चाहूंगा। उसका प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो वो भी आगे है। तो ये वो तस्वीरें हैं जिन पर आत्मचिंतन कांग्रेस को और जो विपक्षी बाकी दल है उनको करने की जरूरत है। अब बात करते हैं जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। इस तरह से रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम योगी और सीएम मोदी
की जो लोकप्रियता है वो बरकरार है, बिल्कुल। इनका जो कब्जा है वो लगातार बन रहा है और जनता एक बार फिर इन पर भरोसा जता रही है। जबकि जो विपक्षी दल है वो ट्विटर के जरिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, बड़े नेता सड़कों पर नहीं आते हैं, जमीन के हालात नहीं देखते हैं, तो उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जनता के बीच जब तक नेता नहीं जाएगा, जनता को अपनी विचारधारा, अपने मुद्दे नहीं समझा पाएगा, जब तब तक जनता उसे ना तो विधानसभा भेजने वाली है, ना उसके प्रत्याशी को विधानसभा भेजने वाली है। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है या भाजपा जो समर्थक है, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जिस तरह से बिहार के पहले एग्जिट पोल आते हैं, उसके बाद जो आज रुझान और नतीजे तब्दील हो रही है, मध्य प्रदेश से जो नतीजे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से जो नतीजे आ रहे हैं, तो जो ठीक है साजिद, एक और बड़ी खबर मिल रही है। बुलंदशहर में बीजेपी उम्मीदवार की जीत पक्की हुई, ये रुझान बता रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा वोटों का अंतर है जिसे अब पार कर पाना मुश्किल है। बीजेपी की उषा सिरोही की जीत यहाँ पक्की मानी जा रही है। जैसा कि साजिद सैफी भी लगातार बता रहे थे कि बुलंदशहर में भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। उषा सिरोही यहाँ से जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया और जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। साजिद, जैसा कि आप कह रहे थे, वैसा ही बीजेपी उम्मीदवार की जीत यहाँ पर पक्की हो गई है, ये मान लिया जाए। 25 राउंड काउंटिंग अब हो चुकी है, 3 राउंड काउंटिंग अभी बाकी रह गई होगी, 2 राउंड काउंटिंग बाकी रह गई होगी, क्योंकि मैं अभी देख नहीं पाया हूँ, आपके साथ लाइव बातचीत कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन इसके अलावा कि हम अगर बात करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि अब प्रशासन को देखना चाहिए कि हर गोला से जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो अब जश्न बनाने जा रहे हैं। 44 लागू है, ऐसे में ये खबर भी अपील करता है कि भावनाओं को काबू रखकर कार्यकर्ता अपनी खुशी का इजहार करे। कोरोना काल भी है, उसे भी ध्यान में रखा जाए। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि उनका जो रही है उसकी जीत जो है अब लगभग वो तय है। और जो बाकी चीजों की अगर यूपी को चुनाव में हम करते हैं तो एक चीज को अगर हम छोड़ देते हैं, लगता है कि भाजपा 6 सीटों पर कब्जा दोबारा से अपना करने जा रही है। बिल्कुल। आसिफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, नौगांवा सादात सीट की हम बात करेंगे। यहाँ शुरुआत में लग रहा था संगीता चौहान को समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है, कितनी फाइट हुई है, कितने वोटों से जीती है संगीता चौहान? देखिए, आपको बता दूं कि जैसा कि 9 राउंड तक जो है समाजवादी पार्टी के मौलाना जावेद आफरी जो है लगातार आगे रहे, लेकिन 9 राउंड के बाद में जो है बीजेपी प्रत्याशी संगीता चौहान लगातार बढ़त बनाती रही और उन्होंने जो है लगभग जीत जो है हासिल कर ली है और बीजेपी केंद्र में जो है उत्साह का माहौल है। जी, इसके अलावा साजिद ने भी जो जिक्र किया कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जश्न में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। होली दिवाली दोनों एक साथ त्योहार नजर आ रहे हैं इस जीत की खुशी में। क्या प्रशासन ने यहाँ पर तैयारियां की है ताकि लोग इकट्ठे ना हो, भीड़ ना हो? देखिए, प्रशासन की अगर शांति व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो जिले में धारा 144 लागू है, जिसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है और ना ही तो किसी को जल्दी निकालने की परमिशन दी गई है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी, वापस से मैं साजिद का रुख कर रही हूँ। साजिद, क्या वजह रही कि विपक्ष ने एक तरह से सरेंडर कर दिया? हालांकि एक तरफ कह रहे थे कि 2022 का सेमीफाइनल है, लोग बीजेपी से नाराज हैं, इनकी नीतियों से नाराज हैं, अपराध को भी मुद्दा बनाया गया, महिला बेटियों को लेकर भी सवाल उठाए गए, लेकिन वो सब काम नहीं आया। बिल्कुल ठीक कहा वंदना आपने। लगातार जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर जो विपक्षी दल है वो न सिर्फ सरकार पर हावी रहते हैं, बल्कि उसे चुनावी मुद्दा बनाकर बड़े नेताओं ने ट्विटर के जरिए, मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए उन तमाम चीजों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन कहा यह जा सकता है जिस तरह से सीएम योगी और सीएम मोदी जन जन के लिए लोकप्रिय है, जिस बड़ा जनमत इन नेताओं को मिलता रहा है और इन नेताओं के चाहने वाले कार्यकर्ता, समर्थक और जो जनता है वो अभी भी इन पर भरोसा जता रही है। यही वो कारण है, जो रुझान है वो नतीजे में बदलने लगे हैं। और जो इन दलों के प्रत्याशी हैं, अगर भाजपा की बात करें, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो एक बार जब सुबह से उन्होंने बढ़त बनानी शुरू की है तो वो फासला कम ज्यादा जरूर होता है। बिल्कुल साजिद, हार जीत के फैक्टर्स पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का हो गया है। आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है।
सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच सच MDH। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तत्परता से उठाए गए कदमों के फलस्वरूप प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। सरकार लगातार कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। आगामी सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन की तैयारी पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त सरकार ने त्योहार मनाने के साथ साथ सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं, अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय। सरकार ने प्रदेश में कोविड के दूसरे उछाल को रोकने के लिए समय समय पर RT-PCR एवं एंटीजन परीक्षण सुनिश्चित करना, सैंपल संग्रह के कार्य को ध्यानपूर्वक एवं सावधानी से करना, कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए औसतन 25 लोगों की जांच करना सुनिश्चित किया है। घर घर तक इसके बचाव के तरीकों का प्रचार करने, जिसमें मास्क लगाना, समय समय पर हाथ धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड से जुड़ी नई जानकारी दी जा रही है। राज्य में कोविड पॉजिटिविटी का जो रेट है वह केवल 2 और 2.3 के आसपास है। रिकवरी का रेट भी प्रदेश के अंदर बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच चुका है। सरकार ने सभी अस्पतालों में पर्याप्त बेड के इंतजाम किए हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनकी भी नियमित समय पर जांच के इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना पर विजय है उत्तर प्रदेश सरकार का दृढ़ निश्चय। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 7 सीटों को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं, उनमें 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी हैं, लेकिन 3 सीटों पर अभी जीत पक्की मानी जा रही है। यानी कुल 7 सीटों में 6 सीटें बीजेपी के कब्जे में आ चुकी हैं, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। जौनपुर की मल्हनी सीट पर समाजवादी पार्टी के लकी यादव ने जीत हासिल की है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान प्रदीप त्यागी जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और साथ ही साथ साजिद सैफी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो ब्यूरो चीफ हैं हमारे बुलंदशहर से। सबसे पहले मैं पंकज त्यागी जी आपके पास आ रही हूँ। स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। पंकज जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल। पंकज जी, जीत का श्रेय किसे देंगे आप? 3 सीटों पर जीत हो गई है, 3 पर पक्की मानी जा रही है। जी देखिए, जीत का श्रेय मैं सबसे पहले तो हमारी प्यारी जनता को देना चाहूंगा जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें 6 सीट दिलवाई
हेलो जी जी बोलिए सर, आवाज मिल रही है आपकी। जी, उसके बाद देखिए हमारे मोदी जी और योगी जी जो है स्टार प्रचारक है हमारे, उनको मैं दूंगा श्रेय। बाकी योगी जी की मेहनत रंग लाई है,